नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड में पवार राजवंश। पवार राजवंश को हम दो भागों में देखेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए जिनसे संबंधित तथ्य आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पवार राजवंश की जो प्रशासनिक जो यहाँ पे व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम जानेंगे और वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पवार राजवंश की स्थापना। पवार राजवंश की स्थापना 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा की गई। ठीक है, कनकपाल के द्वारा 888 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई। अब कनकपाल कौन था, कहाँ से आया था, यहाँ उसने किस शासक की पुत्री से शादी की, ये सब कहानियाँ हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वही चीज़ देखनी है, बाकी कहानी आप किताबों में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम उन्हीं तथ्यों की चर्चा करेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 888 ईस्वी में कनकपाल द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की गई। इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी इनकी चाँदपुर गढ़ी में थी। कहाँ थी? चाँदपुर गढ़ी। और चाँदपुर गढ़ी कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, अब हम देखेंगे पवार राजवंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत, अर्थात हमें परमार राजवंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे प्रमुख इसमें जो है मानवोदय काव्य, ये रचना आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो जो मानवोदय काव्य है वो भरत कवि की रचना है। किसकी रचना है? भरत कवि की। फिर आता है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप के जो रचनाकार हैं वो हैं मेधाकर शर्मा। तो मेधाकर शर्मा जी आपके रामायण प्रदीप के रचनाकार हैं। इसके बाद आता है सभासार। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सभासार। इसके लेखक हैं सुदर्शन शाह। तो सभासार पुस्तक है, ये 7 खंडों में लिखी गई है। ठीक है, सुदर्शन शाह द्वारा सभासार जो पुस्तक है वो 7 खंडों में लिखी गई है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। तो सभासार जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। इसके साथ साथ कुछ मुस्लिम साहित्य भी हमें मिलते हैं जिनमें हमको पवार राजवंश की जानकारी मिलती है, जैसे जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख़-ए-बदायूनी और महासिर उल उमरा। इनके अलावा भी अनेक ऐसी पुस्तकें हैं, अनेक ऐसे काव्य हैं जिनसे हमें पवार राजवंश की जानकारी मिलती है। वो धीरे धीरे आप आगे हम देखते रहेंगे। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मानवोदय काव्य, रामायण प्रदीप और सभासार, और इनके रचनाकार भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए प्रथम 4 शासक। अब आपसे इन शासकों की जानकारी आपको ज़्यादा मिलती नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पवार राजवंश के प्रथम 4 शासक का क्रम बताइए, तो 4 शासक जो प्रथम है उनका क्रम क्या हो जाएगा? कनकपाल, श्यामपाल, पदुपाल और अभिगत पाल। ये आपके 4 प्रथम शासक हो गए। अब हम सीधे देखेंगे, पहला शासक हमने देखा था कनकपाल। इसके बाद हमें इसके बाद के जो शासक हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद जिस हमको शासक की जानकारी प्राप्त होती है वो है 24वें शासक सोनपाल या स्वर्णपाल की। इसके समय में जो राजधानी थी वो भिलंग घाटी में थी। अब देखिए, इससे पहले हमने देखा था राजधानी कहाँ थी इनकी? चाँदपुर गढ़ी में थी। लेकिन जो 24वां शासक था सोनपाल या स्वर्णपाल, इसके समय में जो राजधानी थी वो भिलंग घाटी में ये अपनी राजधानी ले गया था। ठीक है, इसके बाद जो फिर इसके वंशज हुए, इन्होंने इस समय फिर 2 भागों में जो है ये राज्य बढ़ गया था। एक थी चाँदपुर गढ़ी में और एक भिलंग घाटी में। ठीक है, फिर इसके बाद हमें 24वें के बाद हमें सीधे देखना है 28वां शासक लखनदेव या लसणदेव। तो 28वां शासक लखनदेव या लसणदेव प्रथम पवार शासक जिसकी ताम्र मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। तो जो लखनदेव है वह पहला ऐसा पवार शासक है जिसकी हमें ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है।
और जो ताम्र मुद्रा है ये 1.5 व्यास वाली, 1.5 सेंटीमीटर इसका जो व्यास था, व्यास वाली मुद्रा है। और इसके पूर्व भाग में नागरी लिपि में लखनदेव लिखा गया है। तो लखनदेव के बारे में बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है 29वां शासक अनंतपाल द्वितीय। अब देखिए अनंतपाल द्वितीय के बारे में आपको बस ये याद रखना है, इनका एक शिलालेख मिला है धारसिल नामक स्थान से, जिसको धारसिल शिलालेख भी कहा जाता है। तो जो धारसिल नामक स्थान से शिलालेख मिला है वो किसका है? अनंतपाल द्वितीय का। इसके बाद जो शासक हैं वह हैं 34वें शासक जगतपाल। अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। प्रथम पवार शासक जिसका ताम्रपत्र इनका मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इससे पहले हमने अभी देखा था पहला पवार शासक जिसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है तो वह है लखनदेव, और ऐसा शासक जिसका पहला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वह है जगतपाल। इस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार कहा गया है। जो ये ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ, इसमें जगतपाल को रजवार कहा गया है। इस ताम्रपत्र में वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंध के लिए भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो है 37वां शासक अजयपाल। अजयपाल का आपको जो ईयर है वो भी याद रखना है, 1490 से 1519। ठीक है। अब आप देखिए राजधानी का क्रम। सबसे पहले जो पवार राजवंश की राजधानी थी वो थी चाँदपुरगढ़ी। चाँदपुरगढ़ी से फिर अजयपाल के द्वारा ये राजधानी देवलगढ़ की गई, और देवलगढ़ से फिर जो राजधानी है वह की गई श्रीनगर। अब आपको इसका ईयर भी याद होना चाहिए। देखिए चाँदपुरगढ़ी से देवलगढ़ की गई थी 1512 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष आपकी जो राजधानी है वो देवलगढ़ में रही। फिर 1517 में जो राजधानी है देवलगढ़ से श्रीनगर कर दी गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पवार राजवंश की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर करने वाला शासक कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजयपाल। ठीक है। और आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। अभी हाल ही के कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी कब की गई। तो वहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे वो ये ऑप्शन इसमें नहीं थे, और वहाँ पे जो आंसर सबसे नियर था वो था 1515 में। लेकिन शायद बाद में वो अभी फाइनल आंसर की में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए अजयपाल के द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्य। अब देखिए अजयपाल के द्वारा क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए। तो सबसे पहले श्रीनगर में राजभवन की स्थापना की गई। ठीक है। ये वही राजभवन है जो बाद में 1803 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो श्रीनगर में राजभवन की स्थापना, कालिका मठ श्रीनगर में कालिका मठ की स्थापना की। राजराजेश्वरी मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना इन्होंने कहाँ की? देवलगढ़ में। और राजराजेश्वरी जो थी इनकी कुलदेवी भी मानी जाती है। पवार राजवंश की कुलदेवी कौन थी? राजराजेश्वरी देवी। तो इसीलिए उन्होंने अपने कुलदेवी का मंदिर देवलगढ़ में बनवाया था। सत्यनाथ भैरव मंदिर। तो ये थे अजयपाल द्वारा प्रमुख निर्माण कार्य। इसके बाद है अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया। अब देखिए 52 गढ़ों का एकीकरण। इससे पहले जो गढ़वाल था वो छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कुल 52 गढ़ थे, और उनको जो एक करने का कार्य किया वो किसने किया? अजयपाल ने किया। अब यहाँ पे आपको बहुत सी कहानी मिलती है। इसमें कफू चौहान की कहानी भी आती है। ऐसा माना जाता है कि 52 गढ़ों में जो सबसे शक्तिशाली गढ़ था, ठीक है, उप्पूगढ़ का शासक था कफू चौहान। उसके साथ भी इसकी लड़ाई के बारे में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें देख रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजयपाल ने। इसके साथ ही 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति। अजयपाल द्वारा
16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई और इनके द्वारा बनाए गए भात को शुचि माना गया। शुचि अर्थात शुद्ध माना गया इनके द्वारा बनाए गए भात को। ठीक है, इसके बाद है माप तौल हेतु धूली पाथा बनवाया। अब देखिए धूली पाथा, ये प्रश्न भी एक बार बन चुका है। धूली पाथा क्या था? माप तौल के लिए धूली पाथा बनवाया, जिसे देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल का धर्म पाथा भी कहा गया है। ठीक है, अब पाथा क्या होता है देखिए, एक पाथा बराबर होता है 4 माणा और 4 माणा बराबर होता है 2 kg। तो लगभग आपका जो एक पाथा होता है वो 2 kg के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ, सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ व आदि गुरु कहा गया है। ठीक है, तो जो सावरी ग्रंथ है ये है सूरवीर सिंह द्वारा लिखा गया है। सावरी ग्रंथ, इसका जो संकलन किया है सूरवीर सिंह ने किया है। इसमें अजयपाल को आदिनाथ व आदि गुरु कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर आदिनाथ और एक होता है आदि पुरुष। ठीक है, अब देखिए पवार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न बनता है तो फिर कनकपाल। आदि पुरुष उसे किसे कहा जाता है? जो उसका संस्थापक होता है प्रारंभ में। लेकिन यहाँ पे आदिनाथ और आदि गुरु ये जो कहा गया है अजयपाल को कहा गया है। अब देखिए श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन 1803 के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था। अब देखिए 1803 के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था। कुछ अवशेष रह गए थे जो 1894 की विनाशकारी बाढ़ में बह गए थे। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में जो भूकंप आया था 1803 और किस वर्ष की बाढ़ में जो इसके अवशेष बह गए थे 1894। ये दोनों प्रश्न आपसे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। इसके बाद है पद्मासन मुद्रा में अजयपाल का चित्र देवलगढ़ के विष्णु मंदिर की दाहिनी दीवार से मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पद्मासन मुद्रा में अजयपाल का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से। ठीक है, तो ये थे अजयपाल के संबंध में कुछ तथ्य। अब इसके अलावा अजयपाल के बारे में अगर हम कुछ और फैक्ट देखें तो अजयपाल का जो दूसरा नाम था वो था पूर्वादेव। अजयपाल को पूर्वादेव भी कहा जाता था। अजयपाल को ही दैदीप्त नक्षत्र वाला राजा भी कहा जाता है, अर्थात दैदीप्तमान नक्षत्र वाला राजा अजयपाल। अजयपाल के अगर हम समकालीन देखें तो कुमाऊं में कीर्तिचंद का शासन था। कीर्तिचंद से अजयपाल का युद्ध भी होता है, वो हम चंद वंश में देखेंगे। और अगर हम उस समय समकालीन देखें तो लोधी वंश चल रहा था और लोधी वंश में सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी अजयपाल के समकालीन थे। अजयपाल तक के जितने भी प्रमुख शासक थे उनके संबंध में जानकारी। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके बाद के जो शासक हुए। हमें देखना है प्रद्युम्न शाह तक। ठीक है, पवार काल में हम प्रद्युम्न शाह तक के पहले सभी जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके कार्यों के बारे में देखेंगे। उनके बाद हम इनके शासन प्रशासन के बारे में देखेंगे और फिर हमारा शुरू होगा उत्तर पवार काल। ठीक है, जो हमारे 55वें राजा थे सुदर्शन शाह, वो आपके उत्तर पवार काल में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।